अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो टाइप 2 ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। दीज आर योर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस। इसके लिए मैं ऑब्वियसली टेक्स्ट के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन इसका याद रखने की जो 3 फिगर्स दी हुई हैं, बेसिकली ये इतना छोटा सा ये टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं वो इन 3 रिएक्शंस की वजह से होते हैं। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। इस पर ज़्यादातर IgG और IgM एंटीबॉडी का फंक्शन होता क्या है। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इनमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करती हैं विच आर वेदर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस और वेदर देर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वहाँ पे जब वो उन एंटीजन्स के साथ वो करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो वो कुछ डिजीज़ कॉज कराती हैं जिनके हमें नाम याद रखने होंगे। और वो जो भी डिज़ीज़ कॉज कराएंगे वो 3 डिफरेंट मैकेनिज्म से डिज़ीज़ को कॉज करा सकती हैं। या तो वो जो सेल होगा, नॉर्मल सेल जो होगा जिस पे जो एंटीजन्स प्रेजेंट हो रहे होंगे, वेदर एक्स्ट्रा सेलुलर और एंडोजीनस इन केस ऑफ क्या कहते हैं सेल्फ एंटीजेंस। तो इन केस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, इन केस ऑफ एनी ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें होगा क्या कि जो 3 मैकेनिज्म से ये डिजीज़ कराती हैं। एक तो जो सेल पे एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। दूसरा ये करेंगी कि उस पर कहते हैं जो जिस सेल पे भी वो हो रहे होंगे एंटीजेंस प्रेजेंट, वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करेंगे, फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू इंजरी होगी। और लास्टली क्या करेंगी, जो सेल होगा उसका डिस्फंक्शन कर देंगे। उसके डिस्फंक्शन होने की वजह से भी वो कुछ डिजीज़ कॉज करेंगी। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं जिसमें वो सेल को ही डिस्ट्रॉय करेंगी। सेल को डिस्ट्रॉय करने के 2 तरीके होते हैं। तो इसमें हम ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस पढ़ेंगे। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें पता है। ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस इसमें बेसिकली होता है कि जो भी सेल वेदर इट इज़ वेदर उसकी सरफेस पे एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस हैं या उसकी सरफेस पे हमारे एंडोजीनियस सेल्फ एंटीजेंस हैं, और अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ उनको डिटेक्ट करनी होगा क्या। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी सेल ऑप्सोनाइज हुए होंगे, यानी कि जो भी सेल जिनमें IgG एंटीबॉडीज़ ने कोट किया हुआ होगा या IgM एंटीबॉडीज़ ने कोट किया हुआ होगा, उन पे होगा ये कि जो आपकी ये जो एंटीबॉडीज़ जब कोट करेंगी तो वो ऑब्वियसली अब जो जिस सेल को कोट किया होगा उस सेल पे आके फिर फेगोसाइट आएगा। फेगोसाइट जो IgG एंटीबॉडीज़ है उनके FC रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और FC रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो इसको फेगोसाइटोस कर लेगा। जब वो नॉर्मल सेल को फेगोसाइटोस कर लेगा विद द एंटीजेंस, तो वो इस सेल को फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जो IgG और IgM एंटीबॉडीज़ हैं ये ऑप्सोनाइज करने के साथ साथ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसको क्लासिकल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट कर देती हैं, जिसमें फिर C3b C4p और फिर इवेंचुअली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जिसमें पता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में होता है कि जो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है बाय ड्रिलिंग होल्स थ्रू द लिपिड बाइलेयर, और फिर ऑस्मोटिक लाइसिस के थ्रू सेल की डेथ हो जाती है। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है इट कैन ऑल्सो अगर थ्रू डिफरेंट प्रोसेस विच इज़ नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी विच इज़ ADCC। ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो सेल IgG एंटीबॉडी के साथ कोट हुआ होगा उस सेल को होगा क्या, उस सेल को IgFC रिसेप्टर के साथ कौन से सेल्स वो करेंगे, बेसिकली उस सेल्स के साथ उस IgG के साथ कौन से सेल्स बाइंड करेंगे उसकी FC पार्ट पे, जो हमारे वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। वो कराएंगे क्या कि वो फेगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, वो वैसी सेल की लाइसिस करा देंगे जो कि ADCC प्रोसेस होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। कि इसमें जो सेल्स दैट आर कोटेड विद IgG एंटीबॉडी दे आर किल्ड बाय अफेक्टेड सेल्स लाइक नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। जो नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं दे बाइंड टू द टारगेट बाय देयर रिसेप्टर्स फॉर द FC फ्रेगमेंट ऑफ IgG एंड सेल लाइसिस प्रोसीड्स विदाउट फेगोसाइटोसिस। इसमें कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं जिनके नाम याद रखने हैं। एक तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस आ जाती है जो कि हमारी फीटस में हीमोलिटिक डिजीज़ होती हैं। न्यूबॉर्न की जो डिजीज़ होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसमें होता क्या है कि जो मदर की IgG एंटी एरिथ्रोसाइटिक एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लासेंटा क्रॉस करके जो फीटल रेड सेल्स हैं उनको डैमेज करने लग जाती हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में, कुछ मिसमैच ब्लड ग्रुप्स के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी जो डोनर होगा अगर उसकी जो भी ब्लड डोनेट कर रहा होगा, अगर जो उसकी प्रोटीन्स होंगी वो मिसमैच कर रही होंगी या जो उसकी ब्लड ग्रुप मिसमैच कर रही होगी रिसिपिएंट के साथ, तो जो डोनर वाली ब्लड ग्रुप की जो वो होती हैं जो प्रोटीन्स होती हैं उनको फिर फेगोसाइटोस कर दिया जाएगा, उनको ऑप्शनाइज कर दिया जाएगा। और साथ में हमारे पास कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती है जिसमें हमारे पास आ जाती है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू देयर ओन ब्लड सेल्स एंड सर्टन ड्रग रिएक्शंस भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट है कि जो एंटीबॉडी करती क्या है, एंटीबॉडी जो भी क्या कहते हैं फिक्स टिश्यू है वहाँ पे वो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जाकर डिपॉजिट कर जाएंगी, और फिर वहाँ पे वो इंजरी कैसे करेंगे, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन के जो डिपॉजिटेड एंटीबॉडीज होंगी दे विल एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच विल जनरेट क्लीवेज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कीमोटैक्टिक एजेंट्स लाइक C5a एंड C3a, सॉरी लाइक C5a C5a हाँ C3a भी, कि ये इन्होंने कोई टिश्यू का दिखाया है कि उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाकर डिपॉजिट कर गई हैं, और वहाँ पे जाकर करा क्या रही हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके फिर
जो भी कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं उनके क्लीवेज के थ्रू और ल्यूकोसाइट्स को डिफरेंट रिक्रूट करके इन्फ्लेमेशन के थ्रू टिश्यू इंजरी कराई, जिसमें उन्होंने आगे दिखाया हुआ है कि होता क्या है कि जब ये जो C5AC3A को बुलाएंगी जो एनाफिलेक्टॉइंस हैं, उससे जो वेस्कुलर परमेबिलिटी वो इंक्रीज़ होगी। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जो ल्यूकोसाइट्स होंगे दे विल बी एक्टिवेटेड बाय एंगेजमेंट ऑफ देयर FC रिसेप्टर्स थ्रू टू द C3b थ्रू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, एंड दिस विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ substances from these leukocytes which will damage the tissues, for example lysosomal enzymes like proteases जो कि वेस्ट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देंगे, और साथ में कुछ कोलेजन, इलास्टिन और साथ में जो कोलेजन, इलास्टिन और कार्टिलेज हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन सी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे? कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ विच विल बी प्रोड्यूस विच विल बी रिलीज फ्रॉम योर ल्यूकोसाइट्स। एंड इसमें हमारे पास कौन सी डिजीज़ आ जाती है? इसमें हमारे पास आ जाती है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड वेस्कुलर रिजेक्शन एंड ऑर्गन क्राफ्ट। फिर जो लास्ट है जो है सेलुलर डिस्फंक्शन, जो कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ा था, जो कि मैं फिगर से ही पढ़ा देता हूँ। सेलुलर डिस्फंक्शन ये कि इसमें जो सेल है उसको एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करी, लेकिन सेल का डिस्फंक्शन करा रही है। इसमें हमारे पास दो डिजीज़ यहाँ पे दिखाई हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज़, दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। इसमें हो क्या रहा है? माइस्थीनिया ग्रेविस में ये हो रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं उनके साथ जाके बाइंड कर रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रही हैं, वो जो एसिटाइलकोलिन जो है उसकी अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग को इनहिबिट कर रही है। जब वो बाइंडिंग इनहिबिट हो रही है तो जो सही से एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डिजीज़ मिल रही है माइस्थीनिया ग्रेविस विच इज़ जो सेलुलर डिस्फंक्शन। और दूसरा सेलुलर डिस्फंक्शन ये दिखाया हुआ है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड कर दी गई हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, जो कि ग्रेव्स डिजीज़ में देखा जाता है कि एंटीबॉडी इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर, या एंटीबॉडी स्टिमुलेट्स रिसेप्टर विदाउट हार्मोन। जब कोई हार्मोन T3 T4 आएगा नहीं तो वो बाइंड नहीं करेगा, जब बाइंड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन्स की रिलीज़ नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ होती है। तो ये हमारा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। आई होप इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।